जय हिंद प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे राज्य के नीति नियत तत्व। राज्य के जो नीति नियत तत्व हैं इनको हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको हम अच्छे से जानने का भी प्रयास करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट बने रहें। हमने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको रेगुलर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और आपके ज़्यादातर रहते समय आपको दूंगा। कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहें। हम जानेंगे राज्य के नीति नियत तत्व। राज्य के जो नीति नियत तत्वों का प्रावधान भाग 4, जो कि हमारा जो भाग 4 है, इसमें राज्य के नीति नियत तत्वों का प्रावधान किया गया है। इनका प्रावधान जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान किया गया है। इन सभी प्रावधानों में यानी जो आर्टिकल हैं हमारे 36 से 51 तक, इनको क्रम बाई क्रम इनको जोड़ा गया है। यानी इनमें पशु हत्या के लिए, जो कि पशु के लिए कहीं पर भी किसी भी अनुच्छेद में प्रावधान नहीं किए गए हैं। जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनकी शिक्षा के प्रावधान इसमें किए गए हैं, इसलिए इनको जोड़ा गया था। इनमें समान नागरिक संहिता है। जैसे सभी राज्य का जो कर्तव्य होगा कि सभी अपना जो राज्य है, सभी राज्य में सभी महिलाओं को या पुरुषों को समान समझा जाएगा, नहीं सभी को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करेगा। इसमें सुधार करने का भी प्रयास करेगा। राज्य के जो नीति निर्देशक हैं, राज्य की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनको हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे राज्य के नीति निर्देशकों की जो अवधारणा है, यानी जो राज्य के जो नीति निर्देशक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, इनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ किसके संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। एक जो कि संविधानविद थे, जो कि ग्रेनविल ऑस्टिन नाम से जो कि संविधानविद थे, इनको मूल अधिकार, जो कि हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमने पिछले क्लासों में हम कंप्लीट कर चुके हैं मौलिक अधिकारों को, और जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों को, इनको संविधान की क्या कहा? मूल आत्मा कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक क्या थे? संवैधानिक एक विद थे। तो इन्होंने मूल अधिकारों को और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की क्या कहा? मूल आत्मा कहा है। क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है और आपके लिए नया भी है, तो ये कभी शायद बना है या नहीं बना है, तो ये आगे बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 किसका प्रावधान करता है? अनुच्छेद 39 में जैसे समान न्याय क्या होता है? यानी राज्य यह प्रावधान करेगा कि सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी के लिए एक समान न्याय का प्रावधान करता है। इस प्रकार निःशुल्क विधिक सहायता, यानी निःशुल्क विधिक सहायता क्या है? यानी हमारे जो राज्य है, सभी जो नागरिक हैं उनको, चाहे वो दुर्बल हो चाहे वो धनवान हो, तो उनके लिए क्या है कि सभी के लिए निःशुल्क व्यवस्था, कानून की व्यवस्था की गई। यानी सभी को फ्री कानूनी व्यवस्था दी जाएंगी। किसी को कोई भी व्यवस्था कानून की जो कि घूसखोरी नहीं ली जाएगी, और सभी को जो कानून की व्यवस्था है सभी को बिल्कुल एकदम मुफ्त दी जाएंगी। इनके प्रावधान किए गए हैं। एक आपको यहाँ से पूछा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, यानी समान कार्य के लिए वेतन का प्रावधान। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? जैसे इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जैसे उसने 8 घंटे कार्य किया तो महिला को भी 8 घंटे कार्य करने का हक है। जो पुरुषों को पैसे दिए जा रहे हैं वो भी महिला को भी पैसे उतने ही दिए जाएंगे। जैसे कोई भी महिला जॉब कर रही है और कोई भी पुरुष वही जॉब कर रहा है, एक ही समान कार्य कर रहे हैं, यानी समान स्तर की जॉब कर रहे हैं, तो उनको समान वेतन दिया जाएगा, ना कि महिला को कम और जो कि पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाएगा। तो कि दोनों के कार्य क्या है? समान है, तो सभी को क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है।
या आपको पूछा जाए कि अनुच्छेद 39 के काम में, या अनुच्छेद 39 के काम में पूछा भी जा सकता है कि ये अनुच्छेद 39 के काम में आता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 39 कार्य में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। यह ध्यान रखना है, केवल यहाँ से सीधे पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है किसमें प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसीसी। यूसीसी क्या है? हम इसको किसी दिन अच्छे से डिटेल से जानेंगे। जब तक हम कंप्लीट जो क्लास हैं पूरी कर लें तो हम यूसीसी को कंप्लीट जानेंगे एक वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा उस वीडियो की यूसीसी की। पहले यहाँ जान सकते हैं क्या यूसीसी क्या है। यानी यूसीसी एक समान नागरिक संहिता, जैसे हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है? यानी जो राज्य है अपने राज्य में, जो राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य यह सुधार करेगा कि सभी राज्य को ज़्यादातर समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लेके जाए। यानी पूरा राज्य जो कि अपने राज्य विकास करने के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान कर सकता है। इसमें कोई जो हमारा देश है उसके लिए क्या है? प्रावधान देता है। हमारा संविधान क्या है? इसके लिए प्रावधान देता है। जैसे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने राज्य में सभी के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। यानी जब ये लागू हो जाता है तो यहाँ पर चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जैसे इसको समझते हैं थोड़ा, जैसे पिता है, पिता की यानी पैतृक जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, जितने उसके बेटे होंगे या बेटियां होंगी तो सभी को यहाँ संपत्ति में अधिकार होगा। यानी हर प्रकार से सभी को समान नागरिक, जो समान नागरिक संहिता है जब ये लागू होगी पूरे राज्य में, तो जो प्रावधान पुत्र को दिए जाते हैं, यानी पिता से पुत्र को जो संपत्ति पैतृक प्राप्त होती है तो वही संपत्ति अब बेटी को भी जितनी प्राप्त होगी जितनी पुत्र को होगी। यानी जितने बार बेटा या बेटी घर में है तो उनको भी ये समान जो संपत्ति समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद भी प्राप्त होगी। इसे कहते हैं यूसीसी, यानी शॉर्ट फॉर्म यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी सभी को समान वेतन, कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, सभी को सभी प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 44 में। और आपको ये ध्यान रखना भी है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो कि 2024 में इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। यानी यहाँ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह जो धामी हैं, उन्होंने यह अपने राज्य में यह पहली बार सभी राज्य में क्या है? यूसीसी लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में किसका प्रावधान किया गया है? जैसे 6 से 14 साल, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, यानी राज्य हमारा प्रावधान करेगा कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। और उन पर जो राज्य है बच्चों पर अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान करता है कि राज्य चाहेगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कोई भी कार्य न करवा जाए और जबरदस्ती इनको पढ़ाया जाए। यानी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यानी बिल्कुल अनिवार्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। इसी प्रकार प्रावधान किया गया है। जैसे इसे पूछा भी जाए तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 2002 में से 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको 3 जगह मिल जाएगा। यानी यहाँ पर संविधान में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है, क्योंकि हमारा जब शिक्षा का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तो इसलिए शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका प्रावधान 3 जगह किया गया है। अनुच्छेद 21, किसमें? अनुच्छेद 21 में, यानी अनुच्छेद 21 के काम में इसको प्रावधान किया गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 45 में इसका प्रावधान किसका किया गया है?
6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में जो कि हमारा जो मूल कर्तव्य है 11वां जो मूल कर्तव्य है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 40 क्या है? राज्य अनुसूचित जाति, यानी राज्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जो अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगा। यानी राज्य का कर्तव्य है, जो व्यक्ति आर्थिक संबंधित से क्या है परेशान है, यानी उस पैसे नहीं है, तो राज्य बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो अब राज्य जिसको क्या करेगा, बच्चे को, जो दुर्बल बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए आगे प्रेरित करेगा। कोई भी जो योजना आएगी तो शिक्षा के लिए, तो उन्हें फ्री शिक्षा देने का प्रावधान हमारा राज्य करेगा। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, अन्य जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनको शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 47 में किसका प्रावधान किया गया है? यानी राज्य का जो कर्तव्य यानी राज्य का जो कर्तव्य है लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर जैसे सुधार करना और स्वास्थ्य जो सेवाएं अपनाने में प्रथम कर्तव्य माना जाएगा। यानी राज्य का कहना है, यानी जो राज्य के जो नागरिकों के लिए, जैसे दुर्बल नागरिक हैं या कोई नहीं, देश के लिए सभी, जो देश के जब सभी नागरिक हैं, जैसे अपने अपने राज्य में जो सुविधाएं प्रावधान करेंगे। जैसे पोषाहार, अगर व्यक्ति कुपोषण की बीमारी से जूझ रहा है तो राज्य उसका क्या करेगा, ख्याल करेगा। तो कहाँ पर इसकी जांच करेगा? तो वहाँ पर क्या है, राज्य पोषाहार को दूर करने के लिए, जो व्यक्तियों के लिए भोजन नहीं, ज़रूरतमंदों को भोजन नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसकी व्यवस्था करने का प्रावधान किसको दिया गया? राज्य को दिया गया है। तो राज्य उसकी देखभाल करेगा। उसी प्रकार उसके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कि किस प्रकार से हमारे जो राज्य में व्यक्ति रह रहे हैं तो उनमें किस प्रकार की कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए, उनके जीवन को सुधार करने के लिए, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर तक लाने के लिए, ऊंचा लाने के लिए उसमें सुधार करने का प्रयास राज्य का कर्तव्य रहेगा। इसका जो स्वास्थ्य, जो सबसे ज़्यादा कर्तव्य, जो प्रथम कर्तव्य माना गया है स्वास्थ्य के लिए। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, यानी अगर व्यक्ति अच्छा है, यानी जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको प्रथम, यानी इनका पहला कर्तव्य माना जाएगा राज्य को कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बेहतरीन से बेहतरीन दी जाए, हर व्यक्ति के पास अच्छे से अच्छी जो सुविधाएं दी जाए। लेकिन आजकल कैसा हो रहा है, जो आप देख ही रहे हैं, शायद ऐसा हर व्यक्ति को नहीं पहुंच पा रहा है। अनुच्छेद 48 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। जैसे राज्य का जो कृषि, पशुपालन को वैज्ञानिक तकनीक से विकास करना, यानी जो हमारी कृषि है, जो किसान हैं, किसानों के लिए राज्य अन्य तकनीकों, जो वैज्ञानिक तकनीकी हैं, उनसे आगे अच्छे प्रयास करेगा बनाने के लिए कि हमारी जो कृषि है और उपज हो, अच्छी पैदावार हो। तो इस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। पशुपालन है, पशुपालन जब अच्छे से पशुपालन होगा, जैसे डेयरी बहुत सारे जगह जगह पर पशुपालन बनाए गए हैं। इस प्रकार से सभी पशुओं को और आगे बढ़ाने के लिए क्या है, सुविधा प्रदान करेगा हमारा राज्य का ये विकास है। जैसे गाय, बछड़ा, अन्य कोई दुधारू पशु, यानी इनको क्या है, पशुओं की नस्ल में सुधार करना। जब पशुओं की नस्ल में सुधार होगा तो हमारे देश में क्या होगी, अच्छी पैदावार होगी और दुग्ध में अच्छा दूध भी इनको मिलेगा। जैसे उनके जो पशु हैं उनकी क्या है, उनके वध पर, यानी उनकी हत्या पर रोक किस में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 48 में प्रावधान किया गया है। जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक मैं इसको जो अनुच्छेद जो रह गए हैं इम्पोर्टेंट उनको भी मैं करा देता हूँ। अब देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थानों को और जो वस्तुओं को, यानी वस्तुओं, स्थानों और स्मारकों को क्या करेगा, संरक्षण करेगा, यानी इनकी रक्षा करेगा। राज्य का जो कर्तव्य रहेगा, जो हमारे राष्ट्र के जो महत्व स्थल हैं उनकी रक्षा करना। जो स्मारक हैं जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इनकी क्या करना, रक्षा करना। जो हमारे राष्ट्र के क्या हैं, महत्व हैं, ये पर्यटन स्थल हैं, उनकी क्या करना, रक्षा करना। उसी प्रकार वस्तुएं, जो हमारे जो पूर्वजों की, जो कि हमारे राष्ट्र की जो ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं जो हमारे संग्रहालय में रखी हुई हैं, उनकी क्या करना, उनकी रक्षा करना। इनका किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 49 में प्रावधान किया गया और राज्य का यह कर्तव्य है। अब देखते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में किसका प्रावधान किया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी राज्य
लोक सेवा में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का क्या करेगा, कदम उठाएगा। तो किसमें प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा क्या है, यानी जो हमारा राज्य है, राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मान पूर्वक क्या करना, सम्मान करना, सम्मान पूर्वक क्या करना, सम्मान करना। यह ऐसा क्या करेगा, प्रयास करेगा अच्छे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को अच्छे से संबंध बनाने के लिए क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा। इस प्रकार से यानी राज्य में जो शांति है, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से क्या है, शांति बनाए रखना। जैसे किसी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षाएं होती हैं, कहीं पर दंगे हो जाते हैं, इस प्रकार से दंगों को क्या करना, राज्य का कर्तव्य है इनको शांति बनाए रखने का प्रावधान करना। एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करना, दोनों राज्य शांति बनाए रखने का प्रावधान किसमें किया गया है, अनुच्छेद 51 में प्रावधान किया गया है। हमने राज्य के नीति नियंत्रणों को अच्छे से पढ़ लिया है और जहाँ से जो प्रश्न बनेंगे मुझे लगता है आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए, प्रैक्टिस करिए और हाथ से जितने आप इनको हाथ से जो नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आप इनको जो नोट्स होते हैं उन पर लिखेंगे तो आपको यहाँ माइंड में अच्छे से रीड हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से आपके प्रश्न आसानी से हर एग्जाम में मिल जाएंगे, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि यह वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।